हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। बच्चों, आज की स्टार्टिंग जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यूमेरिकल के साथ। और वो न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो आपके सीबीएसई में आए भी हैं। और उन न्यूमेरिकल्स को अगर आप सोल्व करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों कामों के लिए हम स्टार्टिंग करते हैं न्यूमेरिकल के साथ। उसके बाद हम एक आर्टिकल रहता है पोटेंशियल पे, वो आर्टिकल भी हम करके चलेंगे। ठीक है, तो जब तक हम उस आर्टिकल में नहीं आते तब तक हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर लेते हैं। अब मेरी आवाज आ रही है ना आकर्षण? यस सर, आ रही है आवाज। चलो बहुत बढ़िया। यानी कि ये देखो बेटा बेटा कि v माइनस माइनस प्लस 10, दिस इज 25। तो v इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया? 15 वोल्ट। दिस इज द आंसर। तो ये आपके पास बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। ठीक है, जिसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाए, बहुत इजीली प्रेजेंट कर पाए। देखो, चेंज इन पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया। ठीक है, और वही कॉन्सेप्ट से हमारा आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। जैसा जितना इजी हमने ये न्यूमेरिकल लिया, नेक्स्ट भी उतना ही इजी हमने एक न्यूमेरिकल और उठाया है। ठीक है, देखो क्या है वो न्यूमेरिकल। ये देखिए बच्चा लोग, ये है हमारे पास वो न्यूमेरिकल। ठीक है, कि इफ 10 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन। ठीक है, इफ 10 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ -200 कूलम फ्रॉम ए टू बी, which of the two points has higher potential? What is the potential difference? Potential difference भी निकालना है और आपको ये भी बताना है कि हायर पोटेंशियल पे कौन सा है, हायर पोटेंशियल पे कौन है। ठीक है, तो कैसे बता पाएंगे आप बताइए मुझे। हाँ जी, आपको 10 जूल ऑफ वर्क दे रखा है। आपको कहा गया कि 10 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वर्क डन है आपका 10 जूल के बराबर। ठीक है, सॉल्व किया जाए इसको। बिल्कुल, देखो देखो आपको 10 जूल ऑफ वर्क इज फ्रॉम ए टू बी ना, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी आपको दे रखा है कितना? दैट इज 10 जूल। ठीक है, चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है, चार्ज आपका है माइनस ऑफ 200 ऑफ कूलम। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वीबी माइनस वीए आपको फाइंड करना है। अब आप देखो कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज आपका किसके बराबर होना चाहिए? वीबी माइनस वीए के बराबर होना चाहिए। तो वर्क डन आपका है 10, वो है -200। दिस इज इक्वल टू कितना आएगा ये? 1/20। 1/20 की वैल्यू -0.05 वोल्ट के लगभग आती है। दैट इज वीबी माइनस वीए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन हायर पोटेंशियल पे है, ए या बी। आप देखो बच्चा, यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ए मस्ट बी एट हायर पोटेंशियल। नेगेटिव वैल्यू आई है ना, वीबी माइनस वीए किया तो माइनस वैल्यू आई, तो उसका मतलब वीए किससे बड़ा है? वीबी से बड़ा है। तो ए मस्ट बी एट हायर पोटेंशियल। ए हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। ठीक है, ए हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो बच्चा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट देखिए चलो, हमने ये न्यूमेरिकल परफॉर्म किया। आप इस न्यूमेरिकल को एक बार इससे गो थ्रू हो जाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। देखो, मैं आज बहुत ही इजी न्यूमेरिकल उठा के लाया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ठीक है, देखो भाई बच्चा, ये आपको क्या कहता है, ये न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करना है। देखो,
ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्जेस 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 10 जूल पर कूलम। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आपको चार्ज निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बात? देखो भाई, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो होती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। ये वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 20 न्यूटन पर कूलम। मत लिखो, न्यूमेरिकली लिख के रख लो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बच्चा पार्टी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 10। जिसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 10 गिवन है, ठीक है ना। आपको कहा गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दिस। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। डिस्टेंस निकालना है, मतलब आर की वैल्यू निकालनी। आर की वैल्यू तो इनको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो आपने अगर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर को डिवाइड कर दिया किससे? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर से, तो ये आपके पास आ गया 10/20, यानी कि R की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि 0.5 मीटर। ये लो, R की वैल्यू आ गई। अब देखो बच्चा, ये क्या पूछ रहा है हमसे? ये पूछता है कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताइए। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R की वैल्यू कितनी है? 10। तो Q की वैल्यू कितनी बनेगी? 10 इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो 10 इंटू आर की वैल्यू है 1/2 लिख सकते हैं आप। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। तो ये आप ले लीजिए कितना? 10/18 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिए, ये इतना कूलम आपके पास चार्ज आ जाएगा बच्चा लोग, ठीक है ना। इतना कूलम आपके पास चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या पूछ रहा है देखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो जी, फोर्थ न्यूमेरिकल। देखो जी, ये न्यूमेरिकल हमसे क्या पूछ रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड -2Q आर केप्ट d डिस्टेंस apart. Find the location of the point relative to charge Q at which potential due to the system of charges is 0. मतलब आपके पास दो चार्ज हैं जी, ठीक है ना। कैसे कैसे चार्ज हैं? एक है Q, एक मान लीजिए ये है आपके पास, ठीक है, और दूसरा है -2Q, एक मान लीजिए ये है आपके पास। और दोनों के बीच जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज D, ठीक है ना। दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, एक है आपके पास चार्ज Q, दूसरा है -2Q, और दोनों के बीच का सेपरेशन है D। फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज Q। अच्छा, Q के रिलेटिव बताना है। एट विच पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज 0, ठीक है ना। एट विच द, मतलब आपके पास D सेपरेशन है और Q के रिलेटिव आपको बताना। मान लीजिए P पॉइंट मान लो, फिर यही काम करते आए हो आप, जो करते आए हो वही मान लो P x डिस्टेंस पे लाई करता है। तो बाकी कितना बचा इसमें से? D माइनस एक्स। बाकी कितना बचा? D माइनस एक्स। कंप्लीट कितना है? D के बराबर है। तो पोटेंशियल आप निकाल लो। टोटल पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 0। तो टोटल पोटेंशियल कैसे निकालोगे आप? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x प्लस दूसरा चार्ज क्या है? -2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस x, दैट शुड बी इक्वल टू 0। बस इसे सॉल्व ही तो करना है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना बच्चा लोग, अब इसे सॉल्व करना है। बहुत इजीली आप सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। सॉल्व करके बता दो मुझे कि आंसर क्या आएगा, वही उसका वो रहेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताते हैं आपको कि क्या इसका आंसर बनना चाहिए। यानी कि x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? x की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। तो Q दोनों में कॉमन है, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ठीक है। तो 1 अपॉन x दैट इज इक्वल टू -2 अपॉन D माइनस x, ओके। तो D माइनस x इज इक्वल टू -2x, ठीक है। तो D इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? x, ठीक है ना। तो आपके पास क्या वैल्यू आई भाई?
d इज इक्वल टू x विद नेगेटिव साइन, कोई बात नहीं, d इज इक्वल टू x के इक्वल आ गया जी आपके पास ये, ठीक है ना, d इज इक्वल टू x के इक्वल आ गया, ठीक है। देखो भाई इसको, ये प्लस आएगा आपके पास d माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, 2x तो ये आ गया आपके पास 3x, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा d बाई 3, ये आंसर आएगा बच्चा इसका, ठीक है ना। इस आंसर को थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ठीक है, तो ये आंसर बन जाएगा इसका x इज इक्वल टू d बाई 3, x इज इक्वल टू d बाई 3। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए जी नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5th। हाँ जी, न्यूमेरिकल नंबर 5th हमसे क्या पूछता है कि टू व्हाट पोटेंशियल वी मस्ट चार्ज एन इंसुलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सो दैट द चार्ज डेंसिटी इक्वल टू, इसके इक्वल हो जाए 2 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाए। कितना हमें चार्ज देना पड़ेगा उसे, यानी कि चार्ज हमें निकालना है टू व्हाट पोटेंशियल, मतलब हमारे पास 14 सेंटीमीटर, रेडियस है हमारा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का मतलब है 14 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। और हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है 2 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻⁻6। तो पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं यहां से, पोटेंशियल हमारे पास होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, यही होगा। तो फिर आपके पास इसको किस तरह से हम कन्वर्ट करें, Q की क्या वैल्यू ले सकते हैं, 4 पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर, तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, चार्ज की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, तो एक R से एक R कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो सिग्मा इंटू R डिवाइड बाई 4, 4 तो कैंसिल हो गया था, एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है जी, सिग्मा की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6, R कितना है जी 14 इंटू 10⁻⁻2, और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है जी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां से रख दो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और सॉल्व कर लो इसको, आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एक न्यूमेरिकल्स थे जो पोटेंशियल पे बेस्ड थे और काफी इजी थे, जिनमें मैंने ये देखा स्पेशली कि अगर मेरे को फॉर्मूला पता था तो मैं उन न्यूमेरिकल्स के साथ बहुत इजीली डील कर पा रहा था, इवन मेरे को फॉर्मूला पता था तो भी मैं डील कर पा रहा था, ठीक है। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स और भी हम आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले हम करते हैं एक कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और वो पोटेंशियल की जो वैल्यू निकालनी है, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो डायपोल के कारण करनी है किसी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट, ठीक है, डायपोल के लिए एट एनी पॉइंट, ठीक है, डायपोल के लिए एट एनी पॉइंट, ठीक है। चलो देखते हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, उसमें ना एक्सियल का कोई कॉन्सेप्ट है ना इक्वेटोरियल का कोई कॉन्सेप्ट है, एक्सियल और इक्वेटोरियल के कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, इस पे भी हम न्यूमेरिकल बना के चलेंगे बेटा बाद में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो बच्चा,
हमने मान लो कि हमने दो चार्जेस पॉइंट चार्जेस हमने ले लिए, एक पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे लिया और दूसरा पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे लिया। ये दो पॉइंट चार्ज हैं आपके पास, एक चार्ज Q1 मान लो, एक चार्ज आप Q2 मान लो, और दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो मान लो आप R के इक्वल। मान लीजिए कि आपको सेंटर से किसी पॉइंट R तक, मान लीजिए सेंटर से R डिस्टेंस पे आपको किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, रिजल्टेंट, ठीक है ना। ये मान लीजिए इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है। यहाँ पे माइनस Q चार्ज बैठा है और यहाँ पे प्लस Q चार्ज बैठा है। इसकी O से लेकर A तक जो लेंथ है वो भी L है और O से लेकर B तक की जो लेंथ है वो भी L है। एंड लेट अस कंसीडर थीटा बी द एंगल ऑफ लाइन जॉइनिंग OP, ठीक है ना। OP जो लाइन है वो इसके एक्सिस के साथ एंगल बनाती है थीटा, और O से लेकर P तक का डिस्टेंस हमने मान लिया R। मतलब P पॉइंट पे हमें रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना है। अब रिजल्टेंट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे जी? ये देखो बच्चा पार्टी, मान लीजिए कि यहाँ नेगेटिव से इसका जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कितना, नेगेटिव से इसका जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कितना, R1 के इक्वल। मान लीजिए ये हमने ऐसे माना था डिस्टेंस, ठीक है ना, ये हमने मान लिया R1 के इक्वल, ठीक है। और पॉजिटिव से उसका जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं R2 के इक्वल। ये लीजिए बच्चा लोग R2 के इक्वल, ठीक है ना। ये हमने माना है R2 के इक्वल, ठीक है। ये हमने R2 के इक्वल, देखो कैसे, ये है हमारे पास R1 के इक्वल और ये है हमारे पास R2 के इक्वल, है ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो आप मेरे को सीधा कह देंगे सर माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस किसका है, नेगेटिव चार्ज से टेस्ट चार्ज, मान लीजिए P पे बैठा है टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। उसका डिस्टेंस कितना है, R1 है, तो आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1, ये इसको सिंपली ऐसे लिख दीजिए माइनस ऑफ K Q बाय R1। K की बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा छोटा बना देते हैं ये चीज, और तो कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 1। अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स निकाल लीजिए, तो आपके पास माइनस के पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस Q डिवाइड बाय पॉजिटिव का डिस्टेंस कितना है R2, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी होगी सेकंड। अब आपको अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रिजल्टेंट पोटेंशियल विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल्स V प्लस प्लस V माइनस। अगर आप दोनों को प्लस करते हैं तो आपके पास के Q कॉमन आता है, ठीक है ना भाई। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा बच्चा, यहाँ पे प्लस आएगा। के Q कॉमन आता है, 1/R2 माइनस क्या बचेगा 1/R1। ये आपका रिजल्टेंट पोटेंशियल आ चुका है आपके साथ। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि आप R1 और R2 के साथ काम मत करो, आप R के साथ काम करो और R के साथ वर्क करके हमें रिजल्ट बना के दिखाओ। तो हमने एक कोशिश करी है रिजल्ट बनाने की। तो हमने पहला स्टेप इसके लिए क्या किया, एक्सटेंड OP इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एक्सटेंड कर दो OP को इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, OP को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दो आप, ठीक है ना, ठीक है। अब आपने OP को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, मान लीजिए आप O से लेकर P तक चलते आए ऐसे OP के अलाउंग, ठीक है। ये देखो भाई बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन पे आना है उसके, ये आपने एक्सटेंड कर दिया बच्चा लोग, है ना, ये आपने एक्सटेंड कर दिया OP को। अब आपको क्या करना है कि टेक आर्क, टेक आर्क is equal to AP and draw it from P। आपको आर्क लेना है किसके बराबर, AP के इक्वल, ठीक है। और इसे P से ड्रॉ करना है, ठीक है ना। P से ड्रॉ जब आप करोगे तो आपके पास एक सीधी लाइन जाएगी कुछ इस तरह से, इस तरह से मिलेगी वो। मतलब अगर रेडियस बहुत ज्यादा बड़ा हो तो आर्क लगभग एक स्ट्रेट लाइन होती है,
और ये जहां इसको कट करेगी 100% श्योर है वो एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा 100% श्योर। अब ये एंगल थीटा है अगर, तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल भी आपके पास क्या रहेगा थीटा ही रहेगा, ठीक है ना, थीटा ही रहेगा। अब आपने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मान लीजिए, ठीक है ओवर। अब देखो ड्रॉ इट फ्रॉम पी सच दैट, इस तरह से ड्रॉ करना है आपको कि Pn becomes नियरली इक्वल टू किसके AP के। अब AP किसके इक्वल है, AP तो R1 के इक्वल है, R1 इज इक्वल टू क्या आ गया Pn, Pn इज इक्वल टू क्या आ गया PO प्लस O1। PO की वैल्यू कितनी है, PO की वैल्यू है R, O1 की वैल्यू निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल से, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को आप पहले कंस्ट्रक्ट कर लो, इस ट्रायंगल को बना लो, उसकी वैल्यू निकाल लो फिर, ठीक है ना। देखो ट्रायंगल को बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है इसमें, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, अब उसमें 90 उसमें लिख लो थीटा, ठीक है। अब 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है, एन पे है, थीटा कहाँ पे है, ओ पे है, बाकी कौन बचा ए, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, O1 की, किसका पता है AO का, AO कितना है L, AO आपके पास L है। तो O1 है आपका बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो होता है cos थीटा, तो O1 इज इक्वल टू आपके पास आ गया L cos थीटा। O1 की वैल्यू L cos थीटा आपके सामने आ चुकी है। तो R1 की वैल्यू क्या बनेगी, R1 की R प्लस O1, तो R प्लस O1 की वैल्यू है L cos थीटा, यानी कि R1 की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास R प्लस L cos थीटा। R1 की वैल्यू आ चुकी है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। अब दूसरी वैल्यू के लिए लड़ाई करेंगे, कैसे कि R1 इज इक्वल टू R प्लस L cos थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 4। अब आ जाओ जी दूसरा, R2 को ध्यान से देखो, R2 R से छोटा है, ठीक है, R2 R से छोटा दिख रहा है, तो टेक या ड्रॉप द नॉर्मल, ड्रॉप द नॉर्मल फ्रॉम B सच दैट, इस तरह से ड्रॉप करना है कि क्या, अब नॉर्मल ड्रॉप कर देता हूं मैं पहले फिर बताता हूं। देखिए जी यहां से हमने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, ये नॉर्मल मान लीजिए मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे ये नॉर्मल मैंने ड्रॉप कर दिया, तो ये एंगल मैं कहता हूं कि ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ड्रॉप द नॉर्मल फ्रॉम बी, ये मान लीजिए एन डैश, सच दैट पी एन डैश बिकम्स नियरली इक्वल टू पीबी, पी एन डैश बिकम्स नियरली इक्वल टू पीबी। अब पीबी किसके इक्वल है R2, तो R2 बिकम्स इक्वल टू पी एन डैश, पी एन डैश, तो R2 की वैल्यू कितनी बनी, R2 इज इक्वल टू पी एन डैश का मतलब क्या है पी ओ माइनस ओ एन डैश, पीओ की वैल्यू कितनी है R, ओ एन डैश की वैल्यू हमें नहीं पता, तो फिर से वही काम, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो एक छोटी सी, ताकि आपको बातें क्लियर हो जाएं, आप पजल ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है, 90 डिग्री का एंगल है एन डैश पे, ठीक है। थीटा एंगल कहाँ पे है, थीटा एंगल है आपका ओ पे, ठीक है। बचा कौन बी, पता किसका है ओ बी का, ओ बी कितना है एल, निकालना क्या है ओ एन डैश, तो ओ एन डैश डिवाइड बाय एल, मतलब बेस अपॉन हाइपो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो होता है cos थीटा, तो ओ एन डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ओ एन डैश की वैल्यू आ गई एल cos थीटा, वैल्यू रखो यहाँ पे, तो R2 की वैल्यू बनेगी, R2 की वैल्यू आई है R माइनस एल cos थीटा, इक्वेशन नंबर इसको मान लो 5। इक्वेशन नंबर 5, पुट वैल्यूज फ्रॉम 4 एंड 5 इन 3, यहां पर लिखो पुट वैल्यूज फ्रॉम 4 एंड 5 इन 3, वैल्यूज रखनी है 4 एंड 5 से 3 में, तो आपके पास रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ, के क्यू 1 अपॉन R2, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू ध्यान से देखो R माइनस एल cos थीटा, और माइनस 1 अपॉन R1, दिस इज R प्लस एल cos थीटा, सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2L cos थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब आप बताओ Q इंटू 2L क्या होता है,
Q इंटू 12 होता है बच्चा लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। किससे डिनोट करते हैं भाई इसको? P से डिनोट करते हैं बच्चा लोग। तो आपके पास V इज इक्वल टू क्या आ गया? K इंटू P कोस थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। K की वैल्यू होती है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बात आप याद रखना। तो ये हमारे पास वो एक्सप्रेशन था पोटेंशियल के लिए, ठीक है। इसमें वैल्यू आई है हमारी V इज इक्वल टू K P cos थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारी वैल्यू हमारे सामने है। मेरी बात आपको सभी को समझ में आई? एक बार आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नोट कर रहे हैं तो 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे देता हूं नोट करने के लिए, ठीक है। आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूं बच्चों। जो बच्चे बैठे हैं उनकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूं मैं। अगर कोई बच्चा रह जाए तो मुझे मैसेज कर देना। आकर्षण वालिया, आश्रय, आकृति, अमृतपाल सिंह, आयुषी, गीतांक्षी, गुरलीन बाजवा, गुरलीन कौर और गुरलीन सैनी तीनों, गुरप्रीत सिंह, हरजोवन सिंह, हर्षप्रीत सिंह, इमनंदनप्रीत कौर, जानवी सहोता, किरणदीप कौर, उनके बाद है भाई हाँ जी हरजोवन, किरणदीप कौर, किरण, जानवी सहोता भी है, इमनंदन प्रीत कौर, जानवी सहोता, किरणदीप कौर, लवलीन, मनीषा, मनजोत, मनरीत कौर, साहिलप्रीत सिंह, संदल, सार्थक महाजन। अगर इनके अलावा कोई और बच्चा रहता है ना बच्चा, तो प्लीज मेरे को ना मैसेज कर दीजिए। प्लीज मेरे को मैसेज कर दो, ठीक है। मैं अभी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी किसी बच्चे का रहता है सर, मेरी हो गई अटेंडेंस। हाँ हो गई सार्थक, तेरी हो गई बेटा। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखो हमारे पास लास्ट जो था वो हमारे पास कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने निकाला था। देखो बच्चा लोग, मैं आपको एक बार उनकी वैल्यूज से थोड़ा सा रूबरू करवा देता हूँ। वैल्यूज हमने निकाली थी के पी कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये वैल्यू हमने निकाली। देखो बच्चा यहाँ पे भी स्पेशल केस तो अराइव होगा। इफ R becomes much greater than L, L means L cos थीटा ही आपको लेना पड़ेगा। देन आपको नेग्लेक्ट करके चलना पड़ेगा किसको? L cos थीटा को नेग्लेक्ट करोगे। अगर नेग्लेक्ट करोगे तो V is equal to K P cos थीटा, ठीक है, P cos थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा, if थीटा becomes equal to 0 डिग्री, ठीक है, अगर थीटा आपका 0 हो जाए तो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम आए, जिसकी वैल्यू है के पी बाय
आर स्क्वायर। अगर आपको कहे कोई कि मैक्सिमम पोटेंशियल चाहिए मेरे को उस सिचुएशन में जब आर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आपके पास सिंपल वैल्यू है kp बाय आर स्क्वायर, kp बाय आर स्क्वायर। अगर आपका थीटा हो जाए 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा तो पोटेंशियल का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर थीटा आपके पास 180 डिग्री हो तो आपके पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम रहेगी, जो आपके पास आएगी kp बाय आर स्क्वायर के बराबर, kp बाय आर स्क्वायर के बराबर मिनिमम वैल्यू, जिसमें थीटा 180 डिग्री है, क्योंकि cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है बेटा, -1 होती है। ठीक है, तो आप यहां से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। ये आपका एक्सियल के लिए कॉन्सेप्ट बन जाएगा। डायपोल में एक्सियल लाइन पे आपका पोटेंशियल कितना होगा, और ये इक्वेटोरियल में बन जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन पे आपका कितना रहेगा वैल्यू। ठीक है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पे आपको दोनों वैल्यूज पता चल चुकी है। देखो बच्चा, अब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, किस तरह से हम उनके लिए वर्क करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, इक्विपोटेंशियल, मैंने जैसे ही नाम बोला ना इक्विपोटेंशियल, तो आपको समझ में आ गई कहानी कि सभी पोटेंशियल इक्वल है। ठीक है, तो देखो ये अपने नाम से ही पता चल जाता है हमें, इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे हम इनके साथ वर्क करेंगे, कैसे हम रिजल्ट निकालेंगे आप लोगों के लिए, चलो देखते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो दैट सरफेस at every point of which electric potential is same, that surface ठीक है, at every point of which at every point of which electric potential is same, at every point of which electric potential is same, that is nothing but इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, और आपने कहा कि सर जी यहाँ एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट है आपके पास बी। आप कहते हो सर दोनों पे पोटेंशियल सेम है, तो VB माइनस VA क्या होना चाहिए, 0, बट VB माइनस VA that should be equal to work done from A to B per unit charge. So we can say work done from A to B must be equal to 0, यानी कि no work is done moving the test charge from one point to another point on equipotential surface। यानी यहां से हमें पता चल गया कि no work is required to move a test charge from one point to another on equipotential surface। ठीक है ना, on equipotential surface, on equipotential surface। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को लेके जाना है तो कोई वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो बच्चा, इसने आगे क्या कहा कि वर्क डन dw आई थिंक मस्ट बी इक्वल टू E डॉट dl, E डॉट dl। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया भाई, E डॉट dl, कि आप देखो बच्चा इसको मैं कैसे कर सकता हूं सॉल्व, कि वर्क डन dw इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज और डॉट प्रोडक्ट विद dl, क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसको बाद में लिख देंगे आप डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, हमें भी पता है डॉट प्रोडक्ट में ही आना है। ठीक है, तो वर्क डन dw पर यूनिट टेस्ट चार्ज दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट dl। अब वर्क डन पर यूनिट
चार्ज किसके बराबर होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एफ डॉट डीएल, एफ डॉट डीएल, ठीक है ना, एफ डॉट डीएल, ठीक है। तो यहां से ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू किसके बराबर आता है, एफ डॉट डीएल की जगह पे आप वर्ड यूज कर सकते हो, डीआर वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके पास बन जाता है लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट बन जाता है ये आपके सामने, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स। तो अब देखो बच्चा, आपको क्या कहा गया कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डी एल, तो यानी कि आप यहां से क्या लिख सकते हो कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डी एल कॉस थीटा। अब वर्क डन तो जीरो होता है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो ई डी एल कॉस थीटा, तो ई आपका जीरो है नहीं, डी एल भी आपका जीरो नहीं है, तो जीरो कौन होगा, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, यानी कि थीटा आपका कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री, ठीक है ना, थीटा आपका 90 डिग्री आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज परपेंडिकुलर टू किसके, डीएल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, क्या रहेगी बच्चा, नॉर्मल रहेगी उसकी वैल्यू हमेशा। अब देखो बच्चा लोग, आपको क्या कहा गया कि पोटेंशियल क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, यही वैल्यू आती है ना पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, R, अगर R बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। जैसे कि मान लो मैं आपको यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के बता रहा हूँ, कैसे, मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके ड्रॉ कर रहा हूं मैं, देखो कैसे कैसे, अरे यार, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह से। अब फील्ड लाइंस कैसे फैलेंगी, फील्ड लाइंस जो निकलेंगी वो कुछ इस तरह से निकलेंगी बच्चा पार्टी, रेडियली आउटवर्ड, सही बात है कि नहीं भाई, पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड ही होती है ना, तो वो भी रेडियली आउटवर्ड होती है ऐसे। तो इनमें से ना कोई भी सर्कल आप चूज कर लो, कोई भी आपकी मर्जी आए वो सर्कल आप चूज कर लो, उस सर्कल के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये सोचने वाली बात, ठीक है ना, उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चा, सेम रहेगा, ठीक है, उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चा, सेम रहेगा, उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, ठीक है। यानी कि इसमें से कोई भी सर्कल आप उठा लो, चाहे पहला सर्कल चाहे दूसरा सर्कल, मान लो ये आपने उठा लिया, ये इसके इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे, वही पोटेंशियल इस पे, वही इस पे, वही इस पे, वही इस पे, मतलब एक सर्कल पे है ना, कोई भी पॉइंट आपको दे दें उस पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट रहेगा वो। अब दूसरी एक चीज देखो, दूसरी हमारे पास क्या बात है कि मान लो हमने इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने और भी ड्रॉ करने हैं, मान लीजिए कि मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, कैसा, अभी बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से मैंने उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्लेट रख दी, ठीक है, ऐसे 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 एक प्लेट, और इसी के पैरेलल मैंने दूसरी कर दी, ये देखो दूसरी प्लेट मैंने रख दी, और इसके लिए एक फील्ड अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई करा है बच्चा। तो ये देखो बच्चा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई करा है, ये लाइन थोड़ी क्लियर रखी होगी,
ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये देखो भाई, ये मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जैसे यहाँ पे शो करा है आपको, ठीक है, कि इस तरह से हमने प्लेट्स रखी हैं दोनों के दोनों, तो इन प्लेट के किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए, इनके किसी भी पॉइंट पे आप चेक करेंगे तो पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा बच्चा लोग, सेम ही पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिर पोटेंशियल आपको अलग अलग मिल जाएगा, आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा बच्चा, सेम ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो, एक आपको पता चल गया कि नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक पॉइंट ये पता चला, एक पॉइंट पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, or equipotential surfaces are closer in a region of strong electric field and they are far apart in the region of weak electric field। मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां वो एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक होंगे, जहां फील्ड वीक है वहां वो दूर दूर बैठे होंगे। आपको ये भी मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv by dr। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन गाइस, इसका हम न्यूमेरिकली बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv by dr, इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv by dr। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट बच्चा, ये है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेचर भी कंजर्वेटिव होता है। इसका नेचर भी कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर होता है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, पाथ से ये इंडिपेंडेंट होता है। ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे या इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ये केवल और केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। मेरी ये बात याद रखना। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पोटेंशियल से बाहर निकल के आया था कॉन्सेप्ट इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जिसकी वैल्यू थी 1.6 into 10⁻⁻19 जूल, जिसमें हम बहुत बड़ी बड़ी यूनिट भी यूज करते थे, छोटी छोटी यूनिट भी यूज करते थे। जैसे मिली यूज कर लूं मैं, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 into 10⁻⁻19 मिली की जगह पे 10⁻⁻3, तो मेरे पास 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हो जाती है 10⁻22 जूल। ठीक है, और अगर मैं किलो वर्ड यूज कर लूं, किलो के बड़ा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किलो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किलो के लिए मुझे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बना मेरा 1.6 into 10⁻⁻16 जूल। अगर मैं मेगा वर्ड यूज कर लूं, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं -13। ठीक है, 1 गीगा, गीगा कैपिटल जी ले लो, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 1.6 into 10⁻⁻10, यानी 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया गीगा के लिए। ठीक है, और ट्रिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1 कैपिटल टी ई दैट इज 1.6 into 10⁻⁻ कितना आ जाएगा 7, क्योंकि 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चा, 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका आ गया ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिनकी वैल्यूज आप डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं। आपको न्यूमेरिकली बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है ये बातें, तो प्लीज इन बातों को नोट करके चले, बहुत ही अच्छी बातें हैं। ठीक है, तो इन्हीं बात के साथ आज हम अपना लेक्चर करते हैं समाप्त और मिलते हैं आपको 4:15 पे। ठीक है ना, 4:15 पे मिलते हैं, 4:15 to 5 हमारी 5 o'clock हमारी क्लास चलेगी। कोशिश करना सभी बच्चे ज्वाइन कर पाओ, क्योंकि उसमें हम न्यूमेरिकल सेक्शन कंप्लीट करके चलेंगे, एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करा के चलेंगे। तो प्लीज कोशिश करना कि आप उस क्लास को ज्वाइन कर जाओ। कोई भी बच्चा ये कोशिश ना करे कि मैं उस क्लास को छोड़ूं, ठीक है, कोशिश करके चलना कि सभी बच्चे उसको ज्वाइन करें।
जितने ज्यादा बच्चे उसको ज्वाइन करेंगे वो हमारी क्लास उतनी ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। इसको एक क्विक रिवीजन के तौर पे लेना बच्चा पार्टी, और बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे साथ साथ रिवाइज करके चलना। कोई भी बच्चा ऐसा ना समझे कि अब मैं जगत सर के लिए काम कर रहा हूँ। देखो आपके फाइनल एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं, सीबीएसई ने भी अनाउंस कर दिया है कि आपके एग्जाम लेगा ही लेगा। तो बच्चा आपके लिए रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। आप समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि आप अभी आपको पता नहीं है कि आपके एग्जाम जिस दिन आपके सर पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप देखो जिस हिसाब से आप सभी बच्चे आप जुड़े हो उसी हिसाब से जुड़े रहो, और अपनी जो रिवीजन है वो एक तरीके से कंप्लीट करो। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। मैं ये सोचता हूँ कि ये रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो प्लीज दिल से ज्वाइन कीजिए क्लासेस, दिल से जुड़िए क्लासेस से। ठीक है, और अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।